बात मुख्यमंत्री के दौरे की करते हैं। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा कल कोटा संभाग के दौरे पर रहेंगे। सीएम करीब दोपहर 1:50 पर जयपुर से कोटा के सांगोद के लिए रवाना होंगे। यहां वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबंध शिविर का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वो शाम 5 बजे तक जयपुर लौटेंगे। निशाना साधने के लिए नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पर निशाना साधा जाता है उसे इस बात का पता चल जाता है। दौसा में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने धमकीबाज ठेकेदारों की जुबान काटने की बात क्या कही। पूर्व विधायक हुड्डा ने किरोड़ी को चुनौती दे दी। आप गुंडे से टकराए हो और गुंडे से टकराएगा तो हमारी जान जाएगी, लेकिन हम नतमस्तक नहीं होंगे आपके सामने। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का ऐलान, ठेकेदारों को धमकी दी तो काट लूंगा जुबान। किरोड़ी को हुड्डा की चुनौती, व्यर्थ की बातों से न बहलाएं, हिम्मत है तो जीभ काट कर दिखाएं। अपनी कार्यशैली से चर्चाओं में रहने वाले किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार को एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। दरअसल कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा महुआ विधानसभा क्षेत्र के बालाहेड़ी कस्बे में 5.5 करोड़ की लागत से बने सीएचसी का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल का काम तेजी से करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि काम को अटकाने वालों की जीभ काट लूंगा। अब की बात ठेकेदार को धमकी देना हो, देनी किसी ने उसकी जीभ काट लूंगा। बहुत शेयर कर लिया इन लुटेरों को, बहुत सुन ली इनकी, और दादागिरी नहीं चलने देंगे, इलाज करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा के जीभ काटने के बयान पर प्रतिक्रिया आने में भी देर नहीं हुई। ओम प्रकाश का किरोड़ीलाल मीणा को चैलेंज, हुड्डा गांव के किसी भी शख्स की जीभ काट कर दिखाए। बहुत हो गया अब आपका भी धमकाना। चोरी करते हो आप, चोरी करता है आपका भतीजा। आपने राजपूत समाज के जमीन पर आपने दुकानें बना ली। आपने महुआ में सोलर प्लांट किरोड़ीलाल जी आपके कहने पर 3,50,000 का 24,99,450 का खरीद लिया। आपको शर्म नहीं आती भ्रष्टाचार करते हुए? आप दूर दराज में बीकानेर में रेट डालते हो। आपका जो भतीजा है तीसरे नंबर का, उसने डिस्पेंसरी में 6,000 कट्टे खाद के भर रखे, उनको डालिए ना रेड। आप हुड्डा की तरफ उंगली उठाकर नहीं देख सकते, और आज उंगली उठाकर देख लिया आपने तो हुड्डा से बुरा कोई नहीं होगा। किरोड़ी और हुड्डा के बीच तीखे बोल कोई पहली बार सामने नहीं आ रहे। आमतौर पर हुड्डा अपने निशाने पर किरोड़ी को लेते ही रहते हैं। ये बात और है कि किरोड़ी आमतौर पर हुड्डा के बयानों पर जवाब देने से बचते हैं, लेकिन रविवार को किरोड़ी ने बिना नाम लिए हुड्डा पर हमला बोला तो भला ओम प्रकाश हुड्डा कहां चुप रहते। उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। खैर, अब दोनों ही नेताओं के बयान एक बार फिर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल राजधानी के मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ पर रविवार से कांग्रेस के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सुबह 9:30 बजे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूजा अर्चना कर नींव रखी। इस मौके पर जूली और रंधावा ने जमाने को कांग्रेस और बीजेपी का फर्क भी बताया। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, तो ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 70 सालों में कभी भवन बनाने पे ध्यान नहीं दिया, जनता की और इस देश की इमारतें बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता के अंदर आई है, एक बार सत्ता में आते ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली में, जयपुर में, हर जिलों में इन सब लोगों ने भवन बनाने का काम किया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि नेहरू गांधी फैमिली के नाम पर ही कांग्रेस की योजनाएं चलाई गयी। मैं जूली जी को अपडेट करना चाहूंगा, इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, आपने सिर्फ और सिर्फ परिवारों का नाम चलता रहे, इसलिए नामकरण की योजनाएं इस देश के अंदर संचालित करने का काम किया। एक भी योजना ऐसी नहीं थी जिसके पीछे नेहरू लगा हुआ नहीं हो या गांधी लगा हुआ नहीं हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे और चाहे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, इन दोनों ने ही अपने नाम से योजनाओं का संचालन नहीं किया।
बीजेपी पर प्रहार करने में नेता प्रतिपक्ष अकेले नहीं थे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में बीजेपी को ये नहीं मालूम कि कांग्रेस ने जो देश की आज़ादी के लिए काम किया, हम कह सकते हैं कांग्रेस वाले कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जेल गए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। तो बीजेपी को ये कहना, कांग्रेस किसी को हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे खून में देशभक्ति है और ये देशभक्ति शिलान्यास किया था। कुल 6000 वर्ग मीटर जमीन पर बनेगा कांग्रेस का नया दफ्तर। 5 मंजिला इमारत में 2 मंजिल बेसमेंट और 3 मंजिल भवन होगा। आधुनिक तकनीक और डिजाइन से सुसज्जित होगा दफ्तर। 80 करोड़ रुपए की आएगी लागत। 1.5 साल में होगा तैयार। ऑनलाइन किया जाएगा भवन निर्माण का भुगतान। 6000 वर्ग मीटर जमीन हमारी सरकार के समय अशोक गहलोत जी ने, धारीवाल जी ने, इन्होंने सबने अलॉट कराई और AICC से हमें फंडिंग कराई गहलोत साहब ने, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमने परमिशन लेकर के ये भवन का काम अब हम चालू कर रहे हैं। 12 महीने में हम सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों का मानना है कि कांग्रेस का नया कार्यकाल न सिर्फ एक भव्य इमारत होगी, बल्कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के पुनरुत्थान का भी प्रतीक बनेगी। कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि जयपुर की सरजमी पर खड़ी ये इमारत आने वाले वक्त में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता और पार्टी के नए संघर्ष की तस्वीर पेश करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर नगर निगम क्षेत्र के कच्चा परकोटा में रहने वाले 300 जरूरतमंदों को आवासीय पट्टे मिलने से उनका 25 साल का सपना साकार हुआ। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल योजना के तहत BDA ऑडिटोरियम में जिला कलेक्टर कमर चौधरी, जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा सहित जनप्रतिनिधियों ने पट्टे बांटे हैं। और इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि भरतपुर को आने वाले समय में पर्यटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सभी नागरिकों को सक्रियता से भागीदारी भी देनी होगी। के लोग हैं, बाकी भी 69 के अंदर पट्टे 300 पट्टे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा थी कि इन लोगों को जो उनका अधिकार है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। मंशा के अनुसार नगर निगम ने उनके कमिश्नर के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी मेहनत करी और उन्होंने आज ये पट्टा वितरण कार्यक्रम रखा है। बाकी के भी जिन लोगों ने आवेदन किया है या जिनके आवेदन हमारे पास है उनको भी जल्दी से जल्दी ये पट्टे वितरित किए। दौसा में अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लोगों ने JCB लेकर चर्च की तरफ कूच तक कर डाला। हालांकि चर्च के नजदीक खड़ी पुलिस ने हिंदू संगठनों के लोगों को रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव तक हुआ। राहत की बात यह रही कि अंत में पुलिस हालात पर काबू पाने में कामयाब रही। आप जिस भी उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस भी कारण के लिए एकत्रित हुए हैं, आप अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। धर्मांतरण पर बवाल, हिंदू संगठनों में उबाल, दोषियों पर हो प्रहार, वरना अंजाम के लिए प्रशासन रहे तैयार। अब की बार निर्णायक कार्रवाई की दरकार। एक बार फिर दौसा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पिछले सप्ताह जब चर्च में अवैध रूप से धर्मांतरण की सूचना मिली थी, उसके बाद हंगामा हुआ था और पुलिस को शिकायत भी दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक 7 दिन में कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। कुछ हाथों में लठ है तो कुछ में बैनर, कुछ लोग JCB पर सवार हैं तो कुछ पैदल ही नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग उस चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं जो इनके मुताबिक अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। पूरे जिले भर में यहाँ से एक धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रखा है इस व्यक्ति ने, और इस व्यक्ति और इसके 2 सहयोगियों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने वाद दायर कराया है। हमारी ये मांग है प्रशासन से कि उस वाद पर कार्रवाई करके उचित अनुसंधान कर इस दोषी व्यक्ति को और सजा दी जाए।
दौसा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने रोका तो अच्छी खासी गहमा गहमी हो गई। इसके बाद सड़क पर बैठकर लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अब हिंदू संगठनों के आक्रोश की वजह समझिए। पिछले रविवार को दौसा में आया था अवैध धर्मांतरण का मामला। हिंदू संगठनों ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से लोग सड़कों पर उतरे थे। चाणक्य छात्रावास से चर्च की तरफ किया कूच। चर्च के पास पुलिस और हिंदू संगठनों में हुआ टकराव। अगर किसी को भी परिवर्तन करना है तो संवैधानिक रूप से करे। ऐसे धर्म परिवर्तन ये अवैध रूप से ही माना जाएगा और हम इसका प्रदर्शन करेंगे और आगे तक लड़ाई जारी रहेगी। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम लक्ष्य का भी प्रयोग करेंगे। प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच कई बार टकराव हुआ। भीड़ चर्च की तरफ बढ़ना चाहती थी, जबकि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करती रही। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि हिंदू संगठनों की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसकी जांच की जा रही है। जांच की जा रही है। इनके जो संबंधित पक्ष है उनके बयान लिए गए हैं। जो जिन पर आरोप लगाए गए थे उनके भी बयान लिए गए हैं। अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो गवाह हैं उनको उपस्थित होने से पाबंद किया गया है और अग्रिम अनुसंधान अग्रिम जांच जारी। अब धर्मांतरण के खेल को समझिए। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि दौसा के अगापे फेलोशिप चर्च में प्रार्थना के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, साथ ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है और महिलाओं के सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियां उतरवाई जाती हैं और उन्हें पानी में डुबकी लगाकर ईसाई बनने की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ भोले वाले जो हिंदू परिवार है उनको बुलाया जाता है, उनकी चूड़ियां तोड़ी जाती है, सिंदूर उठाया जाता है, मंगल सूत्र उठाया जाता है और उनको ये समझाया जाता है कि आपके देवताओं में कोई दम नहीं है। उनको भ्रमित करके, उनको प्रलोभन देके, उनको पैसा देके जो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, वैसे नहीं अवैध रूप से जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए और हम प्रशासन से मांग करते हैं इसको बंद करना। ये हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि या तो आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम सारा हिंदू समाज उठकर कोई ना कोई कार्रवाई करे। चूंकि धर्म और आस्था से जुड़े किसी भी मामले पर आम लोगों की संवेदनाएं बेहद गहरी होती हैं। ऐसे में जब ये खबर फैली कि किसी धार्मिक स्थल पर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। चूंकि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और आपसी विश्वास का भी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले। देखने वाली बात होगी कि इस अवैध धर्मांतरण के केस में क्या कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि दोनों ही पक्ष के बयान दिए गए हैं। जो भी सबूत सामने आएंगे उन सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। खबर कोटा से आपको दिखाते हैं, जहां पर एक शिक्षिका पर प्रतिभावान स्कूली छात्रा को जानबूझकर फेल करने के आरोप लगे। इस आरोप को लेकर एक छात्रा के परिवार ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस शिकायत पर शिक्षिका को निलंबित करने का आदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया है। तो 11वीं क्लास की छात्रा आयुषी ने मंत्री को शिकायत दी थी। स्कूल में पुस्तकालय में पुस्तक को लेकर स्कूल की शिक्षिका सविता मीणा और छात्रा के चाचा के साथ विवाद हुआ था। इसी विवाद का बदला लेने के लिए शिक्षा ने आयुषी को फेल कर दिया। जब ये बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पता लगी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और आरोपी शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। मेरे सपने में क्या है, तो मैं ऐसे कमजोर वाले बच्चे की तो पास हुए ना, उनको कैसे पास करें? एक मिनट, बैंक में तो जो हो गया हो उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट तक हाँ, आप सारे उसकी इंक्वायरी की जब की सब हमें सस्पेंड करता हूँ। कहाँ की क्या नाम है? मैं करूँगा इसका इलाज। आपकी ड्यूटी दे रहा हूँ, उसको जांच करके डीओ के थ्रू भेजिए मेरे पास। उसमें क्या मंदिरों में चोरी की खबरें आम है, लेकिन प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर में जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया है। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, चेतना की भी है। रिपोर्ट देखिए।
मंदिर में चमत्कार, चोर का पश्चाताप। चोर पछताया, चोरी का धन लौटाया। मन विचलित, चोर का बदला दिल। ये तस्वीरें उसी सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर की हैं, जहां से 4 दिन पहले दान पात्र चोरी हो गया था। पुजारी ओम प्रकाश जावरी ने थाने में रिपोर्ट दी। पूरे कस्बे में नाराजगी थी, लेकिन शनिवार सुबह मंदिर में जो दृश्य था वो चमत्कार से कम नहीं था। दान पात्र उसी जगह पर मिला जिस जगह से चोरी हुआ था। बालाजी की मूर्ति के सामने दीपक जल रहा था। पास में वही दान की पोटली रखी थी। लाल कपड़े में बंधी पोटली के साथ लौटी श्रद्धा और लौटा वो पैसा। जब समिति ने उसे खोला तो उसमें 19,135 रुपए की चोरी की गई राशि थी। साथ ही 51,000 रुपए थे, जैसे किसी ने भगवान से माफी मांगकर दान चढ़ाया हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये भगवान बालाजी की कृपा है और चोर की जागती अंतरात्मा का परिणाम। कुछ इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे चेतावनी की तरह देख रहे हैं कि भगवान के धन में हाथ डालना पाप से भी बड़ा पाप है। पुजारी का कहना है जो लौटा है वो सिर्फ पैसा नहीं, ये श्रद्धा, आत्मग्लानि और चेतना का संकेत है। वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। हर कोई इस घटना को बालाजी की लीला बता रहा है। अब ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है और शायद किसी चोर की आत्मा भी अब शांति पा चुकी हो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच संजीवनी घोटाले पर शुरू हुई लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर गहलोत ने हमला किया, कहा कि चलिए मिलकर पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। शेखावत को गहलोत की चुनौती। माफी कौन मांग रहा, न्याय चाहिए। संजीवनी पर महासंग्राम जारी। प्रदेश में संजीवनी घोटाले को लेकर सुलगी सियासत अब बढ़ती जा रही है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने शायराना अंदाज में वार किया तो गहलोत एक बार फिर सामने आए। शेखावत के बयान पर पलटवार किया, सुनिए। कहा कि आपसे माफी मांग कौन रहा है। सवाल ये नहीं है कि माफी देने, माफी मांग कौन रहा है। मैंने तो कहा उनको चाहिए, जब सच्चाई उनको मालूम पड़ गई कि जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, जो डॉक्यूमेंट हमारे वक्त में हाई कोर्ट में पेश हुआ है एसओजी का, उसके अंदर ये नाम थे, इनके परिवार वालों के नाम थे, इनका खुद का नाम था, वो मैंने खाली पब्लिक किया। गहलोत ने इस पूरे प्रकरण में न्याय की जगह राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि सैकड़ों पीड़ित अब भी अपनी खून पसीने की कमाई को वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने महज 2 महीनों में पूरे केस की दिशा पलट दी। अगर 2 महीने वाली रिपोर्ट हमारी सरकार में तैयार होती तो कई लोग जेल जाते। बाड़मेर जा सकते हैं, जोधपुर जाएं, और कोई जिले में मान लो बड़ी संख्या में लोग हैं, वहाँ जाकर उनको विश्वास दिलाएं। हम सब मिलकर के आपको रिलीफ कैसा मिले, पैसा वापस कैसे आए, उस दिन हम मिलकर काम करिए। मैंने ऑफर दी, इसमें क्या गलत काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मान लो कांग्रेस सरकार के वक्त में नीयत खराब होती तो जैसे इन्होंने 2 महीने में फैसला कर लिया, रिपोर्ट नहीं बना दी और इनको क्लीन चिट दे दी, अगर ऐसा ही तरीका हम अपनाते, हमने तो 2 साल लगाए होंगे। अगर नीयत खराब होती तो 2 महीने वाली रिपोर्ट इनकी तरह तैयार होकर के कई लोग जेल जाते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी मां को सवालों के घेरे में खड़े करने को लेकर साफ कर दिया है कि उनकी माता जी पर जिस तरह झूठा आरोप लगाया गया वो माफी के लायक नहीं है। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी
जो कभी वापस आकर के इस जीवन में इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी माँ के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। हालांकि इस मामले पर अशोक गहलोत पहले ही सफाई दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी कि भाई मेरा मतलब मैं माफ़ी नहीं दूंगा, मेरी माँ का सम्मान नहीं किया। मैं माँ का सम्मान आज भी करता हूँ, उनकी मृत आत्मा है, उनको शांति प्रदान करे। बल्कि वो इनको शिकायत कर रही होगी वहाँ स्वर्ग के अंदर कि आपने मेरे नाम से पैसा जमा करा के जो भी किया आपने, मुझे बिना मतलब बदनाम करवा दिया। पिताजी की मैं बहुत सम्मान करता हूँ, शंकर लाल जी का। अभी मेरा उनसे जब भगवान सिंह जी साहब सर की डेथ हुई थी, मिलने गया, 2 बार मैं उनसे मिला। ये गणेश शेखावत खुद मुझे छोड़ने आए गेट तक। इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला क्या था। ये घोटाला राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में फैला है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला एक बहुत बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों से पैसे निवेश करने को कहा। निवेशकों को उम्मीद से ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया। कंपनी ने एजेंट बनाए और उन्हें कमीशन दिया ताकि वे और लोगों को निवेश करने के लिए राजी कर सकें। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सोसाइटी में करीब 950 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन सोसाइटी ने ये पैसे लौटाए नहीं। आरोप है कि सोसाइटी ने निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से फर्जी कंपनियों को लोन दिया। सोसाइटी के अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ रुपए के ऋण दिखाए गए हैं। इनमें अधिकतर बोगस ग्राहक हैं। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब आइए जानिए कि शेखावत पर क्यों उंगलियां उठी। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस। फिलहाल पूरे मामले में गहलोत का संदेश साफ है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और न ही राजनीतिक डर के आगे झुकने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शायराना अंदाज में पलटवार करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, रंग बताता है तुम्हारे, हर वार कारज गया, नहीं अब तक हार का। तो संजीवनी घोटाले पर एक बार फिर गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान पर। गुड नाइट राजस्थान।